नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं आज की खास आरपीटीवी न्यूज़ के सभी दर्शकों और सहयोगियों का हार्दिक आभार। मेरा नाम डॉक्टर पंकज गुप्ता है। मैं मूल रूप से एक विकृति विज्ञान विशेषज्ञ हूँ, अर्थात कि एक पैथोलॉजिस्ट हूँ, और मैं ब्लू पैथ लैब के नाम से उज्जैन में अपनी पैथोलॉजी सेवाएं दे रहा हूँ। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ, ताकि आप इस उलझन में न रहें कि हम लोग किस व्यक्ति को सुनने बैठे हैं। तो बात यह है कि जैसे आप लोग अपने फिजिशियन के पास, यानी कि एक एमडी मेडिसिन डॉक्टर के पास या अपने सर्जन के पास दिखाने जाते हैं, तो उन लोगों ने एमबीबीएस के पश्चात 3 साल पढ़ाई करके एमडी या एमएस की डिग्री हासिल की है। उसी प्रकार एक पैथोलॉजिस्ट भी डॉक्टर होता है जो एमबीबीएस के पश्चात पैथोलॉजी में डिग्री हासिल करके पैथोलॉजी की प्रैक्टिस करता है। ये बताना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हम लोगों में कई तरह से भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि पैथोलॉजी में डॉक्टर की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो आज इस स्मार्ट सिटी के माध्यम से मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि जब भी आप अपनी पैथोलॉजी जांचें कहीं कराने जाएं तो वहाँ सुनिश्चित करें कि पैथोलॉजिस्ट बैठा है और पैथोलॉजिस्ट से अपनी रिपोर्ट के बारे में समझें, उससे अपनी रिपोर्ट के बारे में पूछें, उससे बात करें। अब क्योंकि मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ तो हम सबसे पहले ये जान लें कि पैथोलॉजी होती क्या है। तो पैथोलॉजी का अर्थ होता है स्टडी ऑफ डिसीजेस, यानी कि बीमारियों के बारे में पता करना, बीमारी की पूरी जानकारी पता करना, बीमारी कैसे होती है, बीमारी कैसे फैलती है, और फिर बीमारी को हम पता कैसे करते हैं, उसकी डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं। तो इन सब चीज़ों का काम पैथोलॉजिस्ट का होता है। मैं आज यहाँ पर आपके सामने कोरोना वायरस पे चर्चा करने के लिए आया हूँ। तो मैं अपनी चर्चा एक सिंपल लाइन से चालू करूँगा। ये राहें ले जाएंगी मंजिल तक हौसला रख, ये राहें ले जाएंगी मंजिल तक हौसला रख, कभी सुना है कि अंधेरे न सवेरे को होने ना दिया। तो हमें हौसला बनाए रखना है। कोरोना से हम लड़ेंगे और कोरोना से हम अवश्य जीतेंगे। तो कोरोना भी हमारे देश में ऐसे फैला हुआ है जैसे एक ज़माने में हम फॉग की बात करते थे। एक डिओड्रेंट आता है फॉग, किसी से भी पूछो क्या चल रहा है, बोलता था फॉग चल रहा है। तो आज किसी से भी पूछो क्या चल रहा है तो बोलता है कोरोना चल रहा है। तो कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में इस तरह फैला हुआ है कि आपको इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से कोरोना के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त हो रही है कि दिमाग में सतत एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखा है कि क्या सही है क्या गलत है, कोरोना के बारे में सही चीज़ क्या है क्या गलत है। परंतु मैं आपसे ये एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी चीज़ जो आपको इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, न्यूज़ मीडिया, टीवी पर मिल रही है वो ज़रूरी नहीं है वो पूर्णतः सत्य हो। तो जैसे कि हम मेडिसिन वाले डॉक्टर लोग, यदि हम आपका किसी बीमारी का इलाज करते हैं या हम आपको किसी बीमारी के लक्षण देख के बीमारी पहचानते हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हमें किसी 4 लोगों ने आगे कह दिया कि भाई ये वाली बीमारी के लक्षण ऐसे होते हैं या इस बीमारी में ये इलाज करते हैं, तो हम उठा के वो काम करने लगते हैं। नहीं, इस चीज़ पे प्रॉपर रिसर्च होती है, उस रिसर्च के पब्लिकेशंस होते हैं और उन पब्लिकेशंस को एक कमेटी बैठ के रिव्यू करती है। उसके पश्चात कुछ गाइडलाइंस बनती हैं और उन गाइडलाइंस के बाद ही हम आपका ट्रीटमेंट या हम आपके बीमारी के लक्षण के बेसिस पे डायग्नोसिस करते हैं। तो यदि आपको कोरोना के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता है और होनी भी चाहिए, और ज्ञान अर्जन करना हमेशा अच्छा होता है, किसी भी प्रकार का ज्ञान अर्जन हमेशा काम आता है, ज्ञान अर्जन कभी नुकसान नहीं देता। तो मैं आपको कुछ साइट्स बता रहा हूँ जो बहुत ही ऑथेंटिक साइट्स हैं, जिन पे जाके आप कोरोना के बारे में नहीं, किसी भी बीमारी के बारे में सर्च कर सकते हैं और सत्य का ज्ञान ले सकते हैं। तो इसमें कुछ साइट्स हैं जैसे कि सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल, CDC की साइट है। ऐसे ही एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ करके अमेरिका की एक पूरी इंस्टीट्यूट है जिसकी एक साइट होती है नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेटिक्स, www.ncbi। जब NCBI आप डालेंगे तो इस पे आप किसी भी बीमारी के बारे में डालेंगे तो आपको इस पे कई सारे पब्लिकेशंस मिलेंगे जो 99% सत्य हैं।
ऐसे ही सेंटर ऑफ डिसीज़ कंट्रोल में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी पब्लिकेशंस या बहुत सारी बीमारियों के बारे में पता लग सकता है। इंडिया में यदि आपको अभी कोरोना के बारे में पता करना है तो बजाय कि इधर उधर ढूंढने के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर की साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको कोरोना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी और कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के बारे में भी आंसर्स प्राप्त होंगे। ऐसे ही ये जो आंकड़े चल रहे हैं कि आज जो है कोरोना के इंडिया में 16,000 मरीज, कल 20,000 मरीज, आज 22,000 मरीज, आप अफवाहों पे जाने की बजाय रोज़ रात को 9 बजे ICMR की साइट, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की साइट पे जाएं। वहाँ पे आपको रोज़ रात को एक डाटा ICMR अपलोड करता है जिसमें वो बताता है कि आज की तारीख तक हमने कितनी जांचें करी और आज की तारीख में हमने कितनी जांचें करी और उसमें कितने लोग पॉजिटिव आए। तो हम बात आगे बढ़ाते हैं क्योंकि हम कोरोना के बारे में बात करने आए हैं और मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ। तो कोरोना शब्द कहाँ से आया है? कोरोना शब्द आया है क्राउन से। क्राउन का अर्थात मतलब होता है ताज, ताज या मुकुट। तो जब सबसे पहले कोरोना को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक विशेष प्रकार का सूक्ष्मदर्शी होता है, जब उसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया तो उसके ऊपर जो स्पाइक्स थे उससे वो ऐसा प्रतीत हुआ मानो जैसे किसी राजा का मुकुट है। तो इसलिए इस शब्द का नाम रखा गया कोरोना। अब कोरोना एक तरह का वायरस है, तो यहीं पे एक और प्रश्न उत्पन्न होता है कि वायरस क्या चीज़ होती है। तो वायरस के बारे में भी हम जाने कि वायरस शब्द कहाँ से आया है। तो ये जान के आपको बहुत गर्व होगा कि एक ग्रीक शब्द और एक संस्कृत का शब्द, संस्कृत का शब्द वायसा, उससे वायरस आया है। तो वायसा शब्द का अर्थ होता है पॉइजन यानी कि जहर। तो वायरस का अर्थ है जहर, तो इस नाम से वायरस को रखा गया, वायसा नाम से। अब वायरस क्या होता है? तो वायरस एक तरह का, यदि हम सामान्य आपकी भाषा में कहें, क्योंकि मेडिकल टर्म में तो वायरस को डिफाइन करूंगा तो बहुत ही कठिन होगा, तो सामान्य भाषा में यदि हम कहें तो वायरस एक तरह का प्रोटीन होता है। और क्योंकि वो प्रोटीन है तो प्रोटीन को बनाने के लिए आनुवांशिक सामग्री वायरस में होती है। ये आनुवांशिक सामग्री RNA भी हो सकती है और DNA भी हो सकती है। तो RNA यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड और DNA यानी डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये दोनों चीज़ें वायरस में पाई जा सकती हैं। ये RNA DNA मनुष्य में भी पाया जाता है, ये RNA DNA पौधों में भी पाया जाता है, ये RNA DNA जानवरों में भी पाया जाता है। जैसे हम कई बार घर में कहते हैं ना कि ये बच्चा इसके पिता पे गया है, एकदम इसकी हरकतें इसके पिता जैसी है, इसकी हरकतें इसके माता जैसी हैं, अरे इसके हमें तो इसके नाना जी के गुण आ गए। तो ये सारी चीज़ें आती कहाँ से? ये सारी चीज़ें आनुवांशिकी हैं, ना जेनेटिक हैं, और ये RNA DNA में ही स्टोर होके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती हैं। तो क्योंकि हम RNA DNA से स्टोर होके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है, तो इसी को हम इसलिए जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। तो वायरस जो है उसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, और क्योंकि इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है तो डेफिनेटली ये रेप्लिकेट कर सकता है, यानी कि ये अपनी अन्य कॉपियाँ बना सकता है। परंतु वायरस खुद से अपनी प्रतिकृति यानी कि अपनी दूसरी कॉपीज़ नहीं बना सकता। यानी कि यदि वायरस कहीं भी पड़ा है तो वो अपनी प्रतिकृति नहीं बना पाएगा, वो अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा। तो यदि वायरस को रेप्लिकेट करना है, यदि वायरस को अपने आप को की दूसरी कॉपीज़ बनाना है, तो उसके लिए उसको जीवित व्यक्ति में ही प्रवेश लेना पड़ेगा। जीवित चीज़ में प्रवेश लेने का मतलब है वो वायरस प्लांट्स में यानी पौधों में भी प्रवेश ले सकता है, जानवरों में भी प्रवेश ले सकता है और मनुष्यों में प्रवेश ले सकता है। वायरस से पौधों की भी बीमारियां होती हैं, जानवरों की भी बीमारियां होती हैं और मनुष्य की बीमारियां भी होती हैं। हमारे लिए कोई वायरस नई चीज़ नहीं है। इसके पहले हम डेंगू, जिसको हम डेंगू नाम से जान रहे हैं, तो डेंगू से भी हम पीड़ित होते ही हैं हर साल। चिकनगुनिया आता है सालों में कई बार। तो ये सब वायरस बॉर्न बीमारीज हैं। अब जब वायरस किसी भी जीवित चीज़ में इन्फेक्ट करता है तो वो उसके DNA से या RNA से अपने आप को जोड़ लेता है और वहाँ पे वो अपनी प्रतिकृति बनाना चालू करता है। तो हम कोरोना वायरस की यदि बात करें तो कोरोना वायरस एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। ये DNA नहीं होता, इसमें केवल RNA होता है कोरोना में। और
कोरोना वायरस अपने आप को किसी भी जीवित चीज़ में ले जाने के पश्चात उसके अंदर अपने आप को जोड़ता है उसके जेनेटिक मटेरियल से और अपना रेप्लिकेशन चालू करता है। तो यहाँ इतनी चीज़ से हमें एक बात सुनिश्चित हो गई कि वायरस अपने आप रेप्लिकेट नहीं कर सकता, उसको जीवित चीज़ में जाना ज़रूरी है और इसलिए वायरस कभी भी डिनोवो उत्पन्न नहीं हो सकता। डिनोवो का अर्थ होता है स्वयंभू, अपने आप। यानी कि यदि आप घर में बैठे हैं, जब से लॉकडाउन हुआ है आप घर से बाहर ही ना निकले हैं, आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं जिसको वायरस का इन्फेक्शन है, तो आपको वायरस का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। उसको दूसरी भाषा में यदि हम कहें कि यदि हमें संक्रमण वायरस का हमारे अंदर है तो ये निश्चित है कि हम किसी न किसी ऐसी चीज़ के कांटेक्ट में या किसी न किसी ऐसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं जिसको पहले से संक्रमण है और उसने हमें वायरस दिया है। तो जब हम ये चीज़ समझ गए कि वायरस का संक्रमण यदि हमारे शरीर में है तो वो किसी न किसी ऐसी चीज़ के कांटेक्ट से या किसी व्यक्ति के थ्रू आया है, तो यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि वायरस को रोकथाम के लिए इसलिए हम लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। सब लोग, प्रधानमंत्री से लेके निचले तबके तक का एक एक आदमी, सारे डॉक्टर, सब आपको चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। अब सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप घरों में ही बैठें, घरों से बाहर ना निकलें। जब तक आपको आवश्यकता ना पड़े आप घर से बाहर ना निकलें। यदि आपको किसी कारण से घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो फेस पे मास्क लगाएं। किसी भी व्यक्ति से यदि बात कर रहे हैं तो उससे कम से कम 3 फीट की दूरी यानी 1.5 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। क्योंकि ये वायरस फैलता है बात करते वक्त जो थूक के कण हवा में आते हैं, ये हमें दिखते नहीं हैं, बहुत ही छोटे छोटे कण होते हैं थूक के जिनमें वायरस भर के हवा में आता है और ये 1.5 से 2 फीट तक उड़ते हैं, 3 फीट तक उड़ते हैं, 1.5 से 2 मीटर तक उड़ते हैं, जिसके कारण ये वायरस हम अपने अंदर ग्रहित कर सकते हैं। तो हम यदि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखेंगे, मास्क का उपयोग करते रहेंगे तो हमें वायरस होने के चांस सबसे कम रहेंगे। यहीं पे दूसरी चीज़ जो आती है वायरस से बचाव की, वो आती है पर्सनल हाइजीन। यानी कि यदि आप किसी भी चीज़ के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो अपने हाथों को बार बार साफ़ करिए, हाथों को धोइए। हाथों को धोने के लिए आपको साबुन से हाथों को 20 सेकंड तक धोना है या फिर अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र जिसमें 60 या 70% अल्कोहल हो उसको यूज़ करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करना है, आप सैनिटाइज़र यूज़ करिए, पर बनते कोशिश यदि आपके पास साबुन और पानी उपलब्ध है तो साबुन से हाथ धोइए। क्योंकि ज़्यादा सैनिटाइज़र यूज़ करने से माइक्रोबियल स्टरलिटी, आपका जो नॉर्मल फ्लोरा है, हाथों पे कुछ बैक्टीरिया नॉर्मली भी पाए जाते हैं। हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया नॉर्मली पाए जाते हैं और हमारे शरीर के डेवलपमेंट में काम आते हैं। तो हम बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करने से उन बैक्टीरियाज़ को भी मार सकते हैं। तो मैं ये कह ही नहीं रहा कि आप सैनिटाइज़र मत यूज़ करिए, पर यदि आपके पास साबुन और पानी उपलब्ध है तो आप उस साबुन और पानी से अपने हाथ धोएं कम से कम 20 सेकंड तक, और हाथ इस तरह धोएं कि हाथ का एक एक कोना जो है उस पर साबुन और पानी दोनों लगे, ताकि कोई भी कोना अछूता ना रहे। साबुन पानी से हाथ अच्छी तरह धोएं। इसकी गाइडलाइंस बहुत सारी हैं, आप नेट पे इजीली सर्च कर सकते हैं टेक्निक्स ऑफ हैंड वॉश के नाम से। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वायरस के बचाव में आ रही है न्यूट्रिशनल बैलेंसिंग। गर्मी का मौसम आ चुका है, हम लोगों में पानी की कमी हमेशा हो सकती है, तो अपना न्यूट्रिशनल बैलेंस रखें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। यदि अपना हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा रहेगा, पानी की मात्रा शरीर में अच्छी रहेगी तो रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ी रहेगी। न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा रहेगा तो रोग से लड़ने की क्षमता हमेशा बढ़ी रहेगी। मैं ये आपको केवल कोरोना वायरस नहीं, मैं किसी भी बीमारी के लिए आपको कह रहा हूँ कि जब तक हम लोग मुंह से खाना खाते रहते हैं
जब तक हम चाहे उल्टी आए चाहे दस्त आए, पर यदि हम मुंह से आहार ले रहे हैं, जूस पी रहे हैं, खा रहे हैं, तो हमें बहुत कम एडमिशन की ज़रूरत पड़ती है। एडमिशन की उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है जो बीमारी से ऐसे घबरा जाते हैं कि बीमारी आने के बाद वो मुंह से कुछ भी ग्रहण करना बंद कर देते हैं और फिर उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को हमें बैलेंस करने के लिए उनको एडमिट करना पड़ता है। क्योंकि यदि दस्त होते हैं या उल्टी लगती हैं, जैसे जो इस वायरस के भी लक्षण हैं, तो उसमें बहुत सारा फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट आपकी लॉस होता है आपकी बॉडी से, और यदि वो आप खुद ही ओरली चीज़ खा के या पी कर मेंटेन कर पाएंगे तो आपको ऊपर से कोई ड्रिप व्रिप या बॉटल चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब हम, क्योंकि मैं एक पैथोलॉजिस्ट हूँ तो मैं वापस पैथोलॉजी पे आता हूँ, तो हम ये बात करते हैं कि कोरोना वायरस रोग जनन कैसे करता है, यानी कि कोरोना वायरस की पैथोजेनेसिस क्या है। जब वो शरीर में पहुंचता है तो ऐसा क्या होता है जिससे कि कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हमारे शरीर में इतना भयावह रूप ले लेता है। तो अपन ये कोरोना वायरस को ना मान के अपन ये मानते हैं कि कोई भी वायरस या बैक्टीरिया यदि हमारे शरीर में आता है तो ऐसा क्या होता है। तो कोई भी वायरस या बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में आ रहा है, यानी वो बाहर की चीज़ें जो हमारे शरीर का नॉर्मल पार्ट नहीं है, तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं एंटीजन, हिंदी में बोलें तो प्रतिजन। इसको अच्छे से याद रखने का तरीका अपन इंग्लिश में ही समझते हैं। एंटी मतलब जो हमारे विपरीत हो, हमारा विपक्षी हो, और जन यानी जन सामान्य यानी जन साधारण। तो जन सामान्य में, जन साधारण में यदि हमारे शरीर में कोई चीज़ नहीं है, उसके अपोजिट वो चीज़ है जो हमारे शरीर में आ रही है, तो उसको हम एंटीजन बोलते हैं। तो जब एंटीजन हमारे शरीर में आता है तो हमारा शरीर उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। जो बाहर की चीज़ आई उसके लिए हमारी बॉडी ने जो प्रोड्यूस किया, दैट इज़ कॉल्ड एज एंटीबॉडी, उसको हम एंटीबॉडी कहते हैं। अब यदि हमारा शरीर एंटीबॉडी बना रहा है तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में कई प्रकार की बनती है, वैसे 5 प्रकार हैं, पर जो मेन एंटीबॉडी कोरोना वायरस में बन रही है वो है एक IgM और एक है IgG। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि न्यूट्रिशनल स्टेटस का क्या रोल है, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोटीन होती हैं। तो प्रोटीन डाइट आपकी यदि अच्छी है तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमेशा बनी रहेगी। और ये IgM और IgG एंटीबॉडी 2 तरह की जो कोरोना वायरस में यूज़ हो रही हैं, हमारा शरीर जो उसके अगेंस्ट बना रहा है। तो IgM एंटीबॉडी होती है जब हमारे शरीर में कोरोना वायरस के लक्षण दिखने चालू होते हैं, यानी कि जब बीमारी की शुरुआत होती है तो हमारा शरीर IgM एंटीबॉडी बनाता है, और जब बीमारी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है तो हमारा शरीर IgG एंटीबॉडी बनाता है। आप लोग ऐसे इसको याद रख सकते हैं कि M फॉर मदर यानी माता और G फॉर गॉड। तो हमारी संस्कृति में माता भगवान से भी पहले पूज्य है, तो IgM एंटीबॉडी सबसे पहले लड़ने आएगी और IgG एंटीबॉडी बाद में लड़ने आएगी। तो जब एक्यूट फेस में IgM प्रोड्यूस होता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। एंटीजन यानी कि जो कोरोना वायरस बाहर से आया है वो एंटीबॉडी उस पर अटैक करती है, इन दोनों की लड़ाई होती है, घमासान युद्ध होता है इनमें। और जब इन्फेक्शन बढ़ता चला जाता है, जब IgM से नहीं संभल पाता तो हमारा दूसरा अटैक आता है यानी कि IgG आता है, और वो IgG पे वार करता है। अब इसमें अच्छी बात यह है कि जब हमारा शरीर IgG एंटीबॉडी बनाने लगे, यानी ये समझ लीजिए कि हमारा शरीर अब बीमारी को काबू में करने आ रहा है, और क्योंकि बीमारी को काबू करने आ रहा है तो IgG एंटीबॉडी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई। अब हमारे शरीर में कभी भी कोई चीज़ आती है बाहर से तो हमारा शरीर उसको IgM IgG एंटीबॉडी या न्यूट्रोफिल्स के द्वारा लड़ने की कोशिश करता है, और इस लड़ाई में हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, और इसी कारण किसी भी बीमारी के सिम्टम्स पैदा होते हैं। जब हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन चालू होता है तो हमें, जैसे आपको कभी चोट लगती है तो देखा आपने, चोट लगती है तो वहाँ पे लालपन आने लगता है, सूजन आने लगती है, तो ये पार्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन है, यानी कि हमारे बॉडी में ये जो चोट लगी है उसको हमारा बॉडी रिएक्ट कर रहा है। जैसे बुखार आना भी ये एक सिम्टम है किसी डिसीज़ प्रोसेस का, इन्फ्लेमेशन का। हमें बुखार आता है, दर्द होता है, सूजन होती है, हमें बड़ा दुख होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ।
दुख होना अच्छी बात है, क्योंकि किसी को भी बुखार आना, किसी को दर्द होना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पर हमें इसी के लिए हमारे ईश्वर को जो है धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने हमारे शरीर की संरचना कितनी अच्छी की है कि हमारे शरीर में कुछ भी सामान्य से अलग चीज़ होती है तो हमें तुरंत पता लग जाता है, या तो बुखार के रूप में, या तो खांसी के रूप में, या दर्द के रूप में, या सूजन के रूप में, ताकि हम उसी वक्त डॉक्टरी सलाह लेके अपना इलाज करा सकें। तो जब हम कोरोना वायरस के लक्षण पे जाते हैं तो कोरोना वायरस के लक्षण को और कोरोना वायरस की बीमारी को 4 भागों में बांटा गया है। एक माइल्ड इलनेस, एक मॉडरेट इलनेस, एक सीवियर इलनेस और एक सार्स। माइल्ड इलनेस यानी कि जब शुरुआती बीमारी होती है, कुछ लोगों में माइल्ड ही रह के ख़त्म भी हो जाती है, कुछ लोगों में मॉडरेट ही रह के ख़त्म हो जाती है। सिर्फ कुछ ही तबके के लोग हैं जिनमें सीवियर या सार्स होता है। तो माइल्ड इलनेस में आपको केवल हल्की सी सर्दी या खांसी होगी, उसके अलावा आपको कोई लक्षण नहीं आएंगे। मॉडरेट इलनेस में सर्दी खांसी के साथ में हल्का बुखार आने लगेगा, कुछ लोगों में डायरिया हो सकता है। सीवियर इलनेस में सर्दी, खांसी, बुखार, साथ में सांस लेने में तकलीफ़ आने लगती हैं। और जब सार्स होता है यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो उसमें हमारे लंग्स की, हमारे फेफड़ों की श्वसन क्षमता पूरी तरह कम हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो ये मुद्दा सबसे ज़रूरी है इस वायरस के लिए, क्योंकि ये हमारे शरीर की श्वसन क्षमता को कम करता है और हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी पैदा करता है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की कमी हमारे शरीर में पैदा होती है, अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो हमारे शरीर की हर कोशिका यानी कि हर सेल के बायोकेमिकल रिएक्शंस में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और यदि ऑक्सीजन सप्लाई हमारे शरीर में कम होता है तो हमारे हर सेल में जो है बायोकेमिकल रिएक्शंस डाउन होने लगती हैं और हमारा हर सेल काम करने में कमज़ोर पड़ने लगता है। तो इसलिए ऑक्सीजन की जैसे कमी होती है तो हमारे शरीर में अलग अलग सिम्टम्स आने लगते हैं। तो जिन लोगों में पहले से कुछ बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, उन लोगों में सार्स के लक्षण बहुत सीवियर आते हैं। पर जो यंग लोग हैं, जो बच्चे हैं जिनमें ऐसी कोई बीमारियां नहीं हैं, उनमें सार्स के लक्षण माइल्ड रहते हैं। तो सार्स से कोरोना वायरस जो है उससे हमें घबराना नहीं है, परंतु कोरोना वायरस से हमें लड़ना है। तो लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन और न्यूट्रिशनल स्टेटस को हमें बनाए रखना है। और कोरोना वायरस से डरना नहीं है, परंतु कोरोना वायरस से लड़ने के लिए ही उससे डरना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस की हम टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो कोरोना वायरस की टेस्ट के लिए 2 तरह की टेस्टिंग मेथड्स अभी अवेलेबल हैं। एक रैपिड टेस्टिंग मेथड है और एक पीसीआर टेस्टिंग मेथड है। रैपिड टेस्टिंग मेथड जो है वो हम कार्ड से करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि हमारे शरीर में आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो रैपिड टेस्टिंग किट में हम आईजीजी और आईजीएम एंटीबॉडी को ही डिटेक्ट करते हैं। ये एक रैपिड टेस्ट की किट है। ये हालांकि डेंगू की है, ये कोरोना के लिए नहीं है। पर इसमें आप देखें, इसमें M लिखा है, C लिखा है और G लिखा है। C इसमें टेस्ट होता है कंट्रोल के लिए, M होता है आईजीएम एंटीबॉडी के लिए और G होता है आईजीजी एंटीबॉडी के लिए। तो हम इसमें पेशेंट का ब्लड या सीरम डाल के, कोरोना का भी टेस्ट ऐसे ही होता है और इसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि उसमें आईजीएम एंटीबॉडी है कि आईजीजी एंटीबॉडी है। यदि किसी पेशेंट में केवल आईजीएम एंटीबॉडी आ रही है, यानी कि वो एक्यूट इन्फेक्शन से ग्रस्त है, कोरोना पॉजिटिव है और उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और यदि किसी में आईजीएम आईजीजी एंटीबॉडी आ रही है, यानी कि उसमें इन्फेक्शन तो है पर उसमें लड़ने की क्षमता डेवलप हो चुकी है, हमें उसको फॉलो करना है, उसका ट्रीटमेंट हमें करना है तब भी, पर उसको फॉलो करना है जब तक उसका टेस्ट निगेटिव। और हमेशा ये रैपिड टेस्ट कभी भी कन्फर्मेटरी नहीं होता, इसलिए यदि किसी का रैपिड टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हमको पीसीआर टेस्ट करना ही पड़ता है। ये एक इनडायरेक्ट मेथड है क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट वायरस को नहीं देख रहे। अब हम यदि पीसीआर की बात करें, पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम वायरस को ही डिटेक्ट करते हैं। अब आप इस मेरे अनुवाद की शुरू को देखें कि मैंने आपको बोला था वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए के फॉर्म में है कोरोना वायरस में। तो कोरोना वायरस में हमें आरएनए डिटेक्ट करना है।
इस कोरोना वायरस का एक स्पेशल आरएनए में जीन होता है जिसको हम बोलते हैं एन जीन। इसको याद रख सकते हैं आप नीले रंग से, नीला फॉर एन। तो ये एन जीन हम पीसीआर में अभी डिटेक्ट कर रहे हैं, और क्योंकि हम डायरेक्टली वायरस का जीन डिटेक्ट कर रहे हैं तो पीसीआर में यदि कोई रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, यानी कि 99% वो पेशेंट में वायरस का इन्फेक्शन है। हल्की सी बारी में जानकारी देना चाहूँगा, बहुत लोगों को समझना है कि पीसीआर होता क्या है। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, जैसे कि ये धागा मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसमें अलग अलग कलर के धागे जुड़े हुए हैं, तो ऐसा ही जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इसमें ये ब्लू कलर का जो है, इसको हम यदि मान लें कि ये एन जीन है, तो जब हम वायरस का आरएनए देखते हैं तो हम सबसे पहले कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि वायरस के आरएनए की प्रतिकृति हम एक डीएनए के फॉर्म में बना लें। तो मान लो हमने वायरस के आरएनए की प्रतिकृति एक डीएनए के फॉर्म में बना ली। अब जैसे ही हम उस डीएनए के फॉर्म में बनाते हैं तो हम उस पर्टिकुलर वायरस के एन जीन को टारगेट करते हुए 2 एंजाइम्स बनाते हैं। एंजाइम्स हम आपकी भाषा में उसको ये समझ लें कि 2 हम कैंची बनाते हैं जो उस एन जीन को यहाँ से काट देगी। तो वो कैंचियाँ इस एन जीन को काट के और फिर 2 प्रोब बनाते हैं जिससे कि एन जीन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और जब इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हम इसको डिटेक्ट कर पाएंगे। तो मुद्दे की बात यहाँ पे यह है कि यदि एन जीन होगा तो ही वो कटेगा और तो ही वो मल्टीप्लाई कर पाएगा। तो यदि एन जीन है तो ही हम उसे डिटेक्ट कर पाएंगे, तो ही हम बता पाएंगे कि इसमें वायरस है या नहीं है। तो ये 2 तरह के टेस्टिंग मेथड्स थे, पीसीआर और रैपिड टेस्टिंग। अब मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों के देश में बहुत अफवाहें फैल रही है कि हमारे देश में टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही, हमारे देश में तो टेस्ट किट ही नहीं है। तो हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में किसी के पास टेस्ट किट इतनी नहीं है कि वो हर आदमी की टेस्ट कर सके। इसमें हमारा देश कोई पीछे नहीं है। हम लोग जितनी टेस्टिंग कर रहे हैं वो बहुत टेस्टिंग कर रहे हैं, पर हमारे देश की इतनी जनसंख्या के लिए मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। एक व्हाट्सएप मैसेज था, मुझे बहुत अच्छा लगा, पता नहीं किसने बनाया है, जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया है, कि हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है। मान लीजिए हम प्रतिदिन 1 लाख व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट करते हैं, तो यानी हमें 13,500 दिन लगेंगे पूरे देश की जनसंख्या का कोरोना टेस्ट करने के लिए। 13,500 लगभग होते हैं 37 साल। तो क्या हम 37 साल तक कोरोना की टेस्टिंग ही करते रहें? चलिए ठीक है, मान लें कि नहीं 1 लाख नहीं, हम इसे 10 से गुणा कर देते हैं। 10 लाख टेस्ट हम प्रति व्यक्ति 10 लाख प्रतिदिन हम टेस्ट करने लगें तो भी हमें 1350 दिन यानी कि लगभग 3.25 साल लगेंगे। तो 3.25 साल तक हम टेस्ट करेंगे तो हमारी इकोनॉमी तब तक पूरी ख़त्म हो चुकी होगी, हम कहीं भी नहीं रहेंगे। तो इसलिए इतनी बड़ी जनसंख्या में हम टेस्ट के ऊपर ज़ोर ना देके बीमारी के बचाव पे ज़ोर दें। अपने आप को हम घरों में रखें, सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन और न्यूट्रिशनल स्टेटस सारी चीज़ें फॉलो करें प्रॉपर, तो हम कोरोना से अपने आप को बचा सकते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और है, अमेरिका जैसा देश, इतना महान देश जो हम समझते हैं बहुत पढ़ा लिखा, बहुत डेवलप्ड नेशन, अमेरिका ने सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को फॉलो नहीं किया, उसने ज़्यादा जोर टेस्ट पे दिया। और कल रात तक मैं देख रहा था कि तकरीबन 48 लाख के ऊपर टेस्टिंग अमेरिका में हो चुकी है। उसके बावजूद वहाँ 50,000 से ज़्यादा नागरिक मर चुके हैं और लगभग 9 लाख लोग पॉजिटिव हैं। पर हमारे देश में अभी भी पॉजिटिव लोग कम हैं और हमारे देश की पॉपुलेशन के हिसाब से भी हम काफ़ी तेज़ी से टेस्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ मुद्दा फिर वही है कि यदि हमें अपने देश को इन्फेक्शन से बचाना है, अपने आप को इन्फेक्शन से बचाना है, तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। जितना सरकार प्रयास कर रही है, गवर्नमेंट जो भी निर्देश दे रही है उनका पालन करें, अपने घरों में बने रहें। अब आखिरी में मैं आपसे एक निवेदन फिर से करना चाहता हूँ कि हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखें। हेल्थ केयर वर्कर्स और सपोर्ट स्टाफ प्लीज़ इन लोगों के साथ कोऑपरेट करें। हेल्थ केयर वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, सपोर्ट स्टाफ को पत्थर ना मारें, उनको मारें ना। वो आपकी ही मदद कर रहे हैं। वो दिन भर 24 घंटे आपके लिए फ्रंट लाइन पे काम करने में लगे हुए हैं। यदि आप उनकी मदद करेंगे तो आपकी बीमारी ठीक होगी,
और हमारे देश की बीमारी ठीक होगी। हमें अपने इस देश को कोरोना की जंग में जिताना है, हराना नहीं है। और ये एक आदमी का काम नहीं है, ये सभी लोगों के सहयोग से हो पाएगा। आखिरी एक बात से ख़त्म करना चाहता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन आंसर पे जाऊँगा कि it's not necessary that you should have to know everything, that knowing is not everything, you must follow it। आप हर चीज़ जानते हैं वो काफ़ी नहीं है कि आपको कोरोना के बारे में सब पता है, सबको सब पता है, पर क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं? जब तक हम उसको फॉलो नहीं करेंगे तब तक हम ये जंग नहीं जीत पाएंगे। अब मैं क्वेश्चन आंसर देख रहा हूँ। अब ये अतुल शर्मा जी ने पूछा है कि इज़ ए पर्सन इम्यून वंस ही रिकवर्स फ्रॉम कोरोना इन्फेक्शन। तो अभी तक जो स्टडीज़ हैं उसमें पूरी तरह से ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि एक बार यदि पर्सन को किसी को कोरोना इन्फेक्शन हो गया तो वो उसके लिए इम्यून हो जाता है। हालांकि ये माना गया जाता है नॉर्मली मेडिकल फील्ड में कि यदि आईजीजी एंटीबॉडी उसमें प्रोड्यूस हो गई हैं तो वो डेफिनेटली आगे लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। तो मेरा ये मानना है कि भले ही वो इम्यून ना हो, पर यदि उसमें री इन्फेक्शन होता है तो वो इन्फेक्शन को और अच्छे से लड़ सकेगा। ये मुकेश दवे जी पूछ रहे हैं कि किराना दुकानदार से रुपए के लेन देन से भी फैला क्या? देखो, फैला क्या ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, क्योंकि फैला क्या मतलब कि एक रिसर्च क्वेश्चन है। इसके लिए हमें प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ेगी कि नोटों से कोरोना फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है। पर जो हमारे पास प्रीवियस रिसर्च हैं, जो 2003 में भी सार्स कोरोना फैला था, उस पे जो रिसर्च हुई हैं उसमें बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जिसमें ये बताया है कि कोरोना सरफेस पे 72 घंटे से लेके कुछ दिनों तक या कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक सरफेस पे रहता है। तो हम हमेशा बेटर यही रहेगा कि आप पर्सनल हाइजीन फॉलो करें। यदि आप किराना दुकान से नोट ले रहे हैं तो नोट लेने के बाद, नोटों को रखने के बाद आप अपने हाथ सैनिटाइज़र से साफ़ करें। यही किराना दुकान वाले को भी करना है। यदि वो किसी से नोट ले रहा है तो नोट लेने के बाद उसको गले में रखने के बाद सैनिटाइज़र से हाथ साफ़ करें, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है नोटों से। पर जो पुरानी सारी रिसर्च हैं उसमें सरफेस कंटामिनेशन का जिक्र हर जगह मिलेगा। तो सरफेस कंटामिनेशन को हमें रोकना है तो अपनी प्रिवेंशन अपने को करना पड़ेगा। ये देखिए क्या होता है, ये कोई सब भी बीमारी जब ये पेंडेमिक या एपिडेमिक में आती हैं, जैसे कोरोना आया है अभी पेंडेमिक में, तो हमारे पास इसको समझने का और इसको पढ़ने का वक्त अभी है। एक बार इसका पेंडेमिक चले गया तो हम इसको ना समझ पाएंगे ना पढ़ पाएंगे। तो हर वक्त पेंडेमिक और एपिडेमिक्स में इतनी रिसर्च करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसीलिए कोरोना के बारे में हम पूरी जानकारी एकत्रित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एक बार पेंडेमिक चले गया तो हमें कोरोना के इन्फेक्शन वाले मरीज़ ही नहीं मिलेंगे। और यदि हमें मरीज़ ही नहीं मिलेंगे तो हम स्टडी किस पे करेंगे, क्योंकि स्टडी तो लाइव मरीज पे होती है। तो इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारियां हम हासिल नहीं कर पाते। तो हमेशा बेटर ये है कि हम अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखें, चाहे हम नोट का यूज़ कर रहे हों, चाहे हम अखबार का यूज़ कर रहे हों, चाहे हम किराना दुकान से यदि कोई पॉलीथीन पैक सब चीज़ें ला रहे हों तो उनको घर में ले जाने से पहले एक बार सैनिटाइज़र से साफ़ कर लें। सैनिटाइज़र से नहीं साफ़ कर सकते हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी से प्लास्टिक की थैली को दे दें, क्योंकि प्लास्टिक की सरफेस पे तो डेफिनेटली कोरोना विराजमान रहता है 72 घंटे तक, और स्टील की सरफेस पे कोरोना विराजमान रहता है 4 दिन तक। तो यदि आप कुछ भी ऐसी चीज़ों के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो तुरंत अपने हाथ धोइए। उन चीज़ों को भी यदि साफ़ कर सकते हैं तो उनको साफ़ करिए। सब्जी फल फ्रूट की बातें भी कुछ लोग पूछते हैं, तो सब्जी फल फ्रूटों को गर्म पानी में आप थोड़ी देर रखिए। उस गर्म पानी में आप नमक डाल दें, थोड़ा सा चाहें तो मीठा सोडा डाल दें और थोड़ी देर उनको उसमें पड़े रहने दें। उसके बाद उनको फ्रेश वाटर में साफ़ करें। फ्रेश वाटर से साफ़ करने के पश्चात ही घर के अंदर उनको लेके जाएँ। ये जो प्लाज्मा ट्रीटमेंट का सवाल कुछ लोग पूछ रहे हैं, तो प्लाज्मा ट्रीटमेंट के ट्रायल्स अभी दिल्ली में चल रहे हैं। कल आपने न्यूज़ में देखा होगा कि प्लाज्मा ट्रीटमेंट के फर्स्ट फेज़ ट्रायल कुछ मरीजों में अपनाए गए हैं और अभी तक रिजल्ट्स ठीक आए हैं।
पर अभी भी पूरी तरह हमें पता नहीं है कि प्लाज्मा ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा या ना होगा। ये हमें आगे आने वाले दिनों में अवश्य पता लग जाएगा। कोरोना से प्रिवेंशन के लिए घरेलू प्रोटेक्शन जो है बहुत सिंपल है। कंटिन्यूस अपने हैंड वॉश करिए। आपका घर का कोई व्यक्ति यदि रोज़ घर से बाहर जाता है तो बेटर होगा आप लोग घर में सब मास्क पहन के रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो व्यक्ति अपना घर से बाहर जा रहा है वो कब इन्फेक्शन लेके आ जाएगा। तो यदि घर में आप मास्क पहन के रहते हैं, घर में प्रॉपर हाइजीन यूज़ करते हैं, हैंड वॉश यूज़ करते हैं, बार बार हाथ धोएं किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से, तो हम कोरोना का प्रिवेंशन कर सकते हैं। ये अविनाश जी पूछ रहे हैं कि सर कोई कोरोना इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने फेस कवर किया हुआ है और हाथ वगैरह सैनिटाइज किए हुए हों, गलती से वो हमें टच हो जाए तो संक्रमण का खतरा कितना है? ऐसे में संक्रमण का खतरा बहुत ही कम है, परंतु फिर भी वही बात है कि क्योंकि वो आप बोल रहे हैं कि वो पेशेंट कोरोना इन्फेक्टेड है, तो भले ही उसने फेस कवर किया हुआ हो, भले ही उसने हाथ सैनिटाइज किए हो, पर यदि उसने आपको टच किया है तो आपको भी अपने आप को सैनिटाइज करना है। आप जिस जगह पे टच किया है उसको आप उस जगह पे सैनिटाइज करें। हाथ को ही टच करेगा ऑब्वियसली, और कोई जगह नहीं है तो और मास्क पहन के ही आप बात करें, क्योंकि यदि कोरोना का व्यक्ति भी मास्क पहना हुआ है, आप भी मास्क पहने हुए हैं, तो ट्रांसमिशन का खतरा बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। और इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सर्जिकल मास्क पहने, यदि आपको कपड़े का मास्क मिल रहा है तो आप वो भी पहने, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाक किसी चीज़ के होने से बेटर है कपड़े का मास्क भी। और कपड़े के मास्क की भी आप यूटिलिटी दो चीज़ों में देख सकते हैं। आप कपड़े का मास्क पहनिए और एक माचिस जलाइए और उससे फूंक मार के देखिए, यदि वो माचिस की तीली बुझ जाती है तो आप डबल कपड़े का मास्क पहनिए और फिर एक बार ये करके रखिए। उसके बाद वो माचिस की तीली यदि नहीं बुझती है तो ये मास्क बहुत प्रोटेक्टिव रहेगा। ये ऑलमोस्ट उतना प्रोटेक्टिव रहेगा जितना कि ट्रिपल लेयर मास्क होते हैं। इसकी कोई स्टडी नहीं है, पर ये जो सारे आंकड़े आ रहे हैं WHO की साइट पे भी आप देखें तो वो भी ये कहते हैं कि यदि आपको कोई मास्क सर्जिकल नहीं मिलता है तो आप होममेड घर का बना हुआ मास्क यूज़ कर सकते हैं। आज तक बहुत सारे वायरस की, विजय जी पूछ रहे हैं कि वायरस की वैक्सीन बनाई जा सकती है क्या? आज तक कितने वायरस की वैक्सीन बनी है? काफ़ी सारे वायरसेस की वैक्सीन हमारे यहाँ बनी हुई हैं। आप देखें तो यदि आपका छोटा बच्चा हो, हमारे घर में जब छोटे बच्चे होते हैं पैदा, तो हम बचपन से ही वैक्सीनेशन चालू होता है। उसमें बहुत सारे वायरसेस की वैक्सीन्स आती हैं, जैसे कि मम्स की, मीज़ल्स की वैक्सीन्स आती हैं, पोलियो की वैक्सीन्स आती हैं। और जैसे पोलियो की वैक्सीन थी, हमने पोलियो की वैक्सीन लगा के पोलियो अभियान चला के पोलियो पूरे देश से ख़त्म कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे वायरसेस की वैक्सीन बन सकती है और निश्चित ही कोरोना की भी वैक्सीन बनेगी। थोड़ा टाइम इसीलिए लग रहा है क्योंकि ये कोरोना नया वाला कोरोना है। कोविड-19 नाम ही इसका हमने अलग दिया है क्योंकि इसका जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है पुराने कोरोना वायरसेस से जो पहले हमने स्टडी किए थे। तो क्योंकि अब इसका थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल यानी कि आनुवंशिक सामग्री इसकी थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वैक्सीन बनाने में भी निश्चित ही थोड़ा टाइम लग रहा है। एंड डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि वैक्सीन अवश्य इसकी बाज़ार में शीघ्र ही आएगी, पर तब तक हम लोगों को सारी चीज़ें फॉलो करना है। यहाँ पे एक बात और मुझे याद आई है कि जो हम अभी सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट हमेशा आपका प्रोटेक्शन नहीं कर पाएगी। लॉकडाउन गवर्नमेंट बहुत लंबे समय तक नहीं खींच पाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का गवर्नमेंट आपको बार बार नहीं बोलेगी। तो जब लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाए तो मेरी ये आपसे विनती है कि कम से कम 6 महीने 8 महीने तक जो चीज़ें अभी हम फॉलो कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, गैदरिंग्स ना करना, एक दूसरे से हाथ टच ना करना, एक दूसरे की चीज़ों को टच करने पे तुरंत सैनिटाइज़ करना, ये सब चीज़ें हम फॉलो करते रहें। मैं जब शुरुआती दिन थे मेरी प्रैक्टिस के, तो मैं एक अफ्रीका के देश में था। अब वहाँ पे इन्फेक्शंस रेट बहुत ज़्यादा हैं। इबोला वायरस का आउटब्रेक वहाँ पे हुआ था। वहाँ पैरासिटिक इन्फेक्शंस बहुत होते हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ मैंने देखने को मिली कि वहाँ पे लोगों की दिनचर्या में था पर्सनल हाइजीन। यदि हम किसी भी चीज़ को हाथ लगाते थे तो उसको पहले हम अच्छे से साफ़ करते थे, टिश्यू पेपर से हाथ अच्छे से उसको धोते थे, फिर टिश्यू पेपर से साफ़ करते थे, उसके पश्चात ही हम उस चीज़ को ग्रहण करते। मतलब इवन जब जो कोल्ड ड्रिंक की हमारी केन्स आती थी उनके ऊपर जो पानी की बूंदें जम जाती हैं फ्रिज में रखने पे, उनसे भी वहाँ पे पैरासिटिक इन्फेक्शन फैलता था। तो यदि वहाँ पे फैलता था तो हमारा देश तो कोई नया नहीं है, हमारे यहाँ भी फैलता होगा।
पर क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैलता था इसलिए हम वहाँ पे वाली हाइजीन यूज़ करते थे। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा कि ये सब लॉकडाउन वगैरह ख़त्म भी हो जाए तो कम से कम 6-8 महीने तक हमें कहीं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, कोई रेस्टोरेंट्स में ज़्यादा खाना खाने नहीं जाना है, सोशल गैदरिंग्स नहीं करनी है। और जैसे अभी हम फॉलो कर रहे हैं लॉकडाउन खुलने के बाद भी हमें ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। तो ये जो सेकेंड वेव की बात हो रही है कोरोना की, कि कोरोना की सेकेंड वेव आएगी, अभी तो कोरोना का पीक ही नहीं आया है, सारी अफवाहें, तो ये सब अफवाहें ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि हम अपने आप को जितना प्रोटेक्ट करेंगे बीमारी हमें नहीं होगी, और बीमारी हमें नहीं होगी तो हमारे पूरा देश बचा रहेगा। सिंपल देखो, सर्दी खांसी अभी किसी को भी होती है तो ये मैं बिल्कुल मानने से नहीं कतरा रहा कि किसी को भी आज की डेट में सर्दी खांसी हो रही ना तो उसको यही डर लग रहा है कि मुझे कोरोना हो गया। ऐसा नहीं है, किसी भी हर प्रकार की सर्दी खांसी कोरोना नहीं होती, पहली ये गांठ बांध लें। पर यदि आपको सर्दी खांसी हुई है तो तुरंत अपने क्लिनिशियन से संपर्क करें, उसको अपनी खांसी के पूरे लक्षण बताएं कि आपको सूखी खांसी हो रही है या बलगम वाली खांसी हो रही है, जिसको हम हिंदी में कफ बोलते हैं ना, कफ आ रहा है। कफ एक्चुअली कफ वर्ड इज़ फॉर खांसी। एक्सपेक्टोरेशन यानी कि जब हमें बलगम आने लगता है तो उसको बोलते हैं कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन। ये कोरोना का लक्षण नहीं है, कोरोना का लक्षण है सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ। तो यदि आपको ड्राई कफ हो रहा है, साथ में हेडेक है, तो आप जो है कोरोना के लिए चिंतित हो सकते हैं। परंतु यदि आपको कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन है तो आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार की खांसी हो रही है या सर्दी हो रही है तो तुरंत अपने फिजिशियन से फ़ोन पे संपर्क करें, उसको अपने सारी चीज़ें बताएं और जैसा वो डायरेक्शन दे उस हिसाब से आगे बढ़ें। देखिए, सनलाइट, नवीन जी पूछ रहे हैं सनलाइट के बारे में क्या राय है। सनलाइट में निकलने से आपके शरीर के अंदर का कोरोना नहीं मरने वाला, सिंपल सी बात है। आपके शरीर के अंदर जो प्रवेश कर चुका है वो कोरोना कोई सनलाइट से ख़त्म नहीं होने वाला। तो यदि किसी को ऐसा लगता है कि मेरे को कोरोना हो गया और मैं धूप में जाके खड़ा हो जाऊं तो मेरा कोरोना ठीक हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ, पर जो सरफेसेस हैं यदि वो सनलाइट में पड़ी हुई हैं, सरफेस कंटामिनेशन, जैसे आपकी कार है, आपको लगता है आपकी कार में इन्फेक्शन है, आपकी कार आप यदि धूप में 2 घंटा खड़ा कर रहे हैं तो वो इन्फेक्शन कोरोना का कार से साफ़ हो चुका है, तो आपको उसके लिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। चेतन तिवारी जी बोलते हैं कि अगर कभी कुछ सामान लेने हम बाहर की शॉप पर जाते हैं और आकर नहा लेते हैं तो कोई खतरे की बात तो नहीं। तो बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं आप। यदि बाहर निकल रहे हैं और बाहर आने के बाद नहा रहे हैं तो इससे खतरा नहीं, इससे आप उल्टा अपने आप को प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। कोई भी बाहर जाता है घर के, उसने घर में घुसने के पहले अपने कपड़े बाहर ही एक बाल्टी में जिसमें साबुन का पानी या सर्फ मिला हुआ हो, कपड़े अपने बाहर डाल के और धीरे से बिना किसी चीज़ को टच करे सीधे बाथरूम में जाना चाहिए, और बाथरूम में नहाने के बाद ही घर में फिर दूसरे काम चालू करने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूं और मैं एक बार फिर से आपसे निवेदन करता हूं, सोशल डिस्टेंसिंग को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, लॉकडाउन के नियमों को और सरकार के नियमों को फॉलो करें, हेल्थ केयर वर्कर्स को कृपया ना मारें। धन्यवाद।